हाँ, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक हमारा ट्रांसपेरेंट या ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। और इसमें 5 एज होते हैं हमारे पास, ठीक है। 5 सरफेस होते हैं। इस सरफेस में एक ये ट्रायंगुलर सामने है और इसके जस्ट पीछे एक ट्रायंगुलर सरफेस है। इसका मतलब 2 ट्रायंगुलर सरफेस हो गए इस पे। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर और ये रेक्टेंगुलर, 3 हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेस हो गए। तो ट्रायंगल हमारा प्रिज्म क्या हो गया। प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग 2 ट्रायंगुलर सरफेस एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका डायग्राम यहां पे हमने बनाया है। ये ट्रायंगुलर पोर्शन जो सामने है, इस ट्रायंगुलर पोर्शन में ये जो एंगल है जिसको हमने यहां पे एंगल ए से डिनोट किया है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद देखिए एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। यहां से मान लीजिए लाइट एंटर कर रही है तो इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक रिफ्लेक्शन यहां हो रहा है तो इसको भी हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। तो ये हमारा सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया और ये जो डॉटेड लाइन से ये सरफेस है इधर वाला, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ये हमारा जो रेक्टेंगुलर है ये बेस का काम कर रहा है यहां पे, ठीक है। और इस एज को, ये जो एज है हमारा, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया और अलग अलग पार्ट्स हो गए प्रिज्म के। तो अब देखते हैं हम कि प्रिज्म में हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो देखिए प्रिज्म के लिए हम इसका फ्रंट पोर्शन ले रहे हैं जो एक ट्रायंगल के फॉर्म में है। ये एक ट्रायंगुलर पोर्शन हो गया इसका, ठीक है। इसको हमने ए, बी और सी लेवल कर दिया। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमारा इस सरफेस पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पे एक लाइट रे स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो हम यहां पे नॉर्मल बना देंगे। ये हमारा N1 फर्स्ट सरफेस के लिए नॉर्मल हो गया। ये एंगल हमें पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब क्योंकि यहां पे 2 मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, यहां पे एयर है और यहां पे ग्लास, ये कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है हमारा, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड की। ये अगेन हमें फिर एक रिफ्लेक्टेड सरफेस मिल रहा है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, दिस नॉर्मल इज N2, ठीक है। अब लाइट में क्या करेगी, डेंसर टू रेयर जा रही है तो नॉर्मल से अवे जाएगी। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड हो गई। ये एंगल हमारा ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ R1, इसको क्या कहते हैं हम। ये एंगल हमारा R2, इसको ले लेते हैं यहां पे R2, और ये एंगल हमारा हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। इस पॉइंट को हम लिख ले रहे हैं P, इस पॉइंट का नाम लिख रहे हैं Q, ये हमारा हो गया R, इस पॉइंट का है S और इसको हम कह ले रहे हैं T, ठीक है। तो ये हमारा फिगर हो गया कि किस तरह से हम ये फिगर ड्रॉ करेंगे और इसमें रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म A है, ठीक है। अब देखिए हमें एक क्वाड्रिलेटरल यहां पे दिख रहा है, दैट क्वाड्रिलेटरल इज AQRS। इसको हम अलग से बना लेते हैं। A है, ये Q हो गया,
ये R है हमारा और ये S हो गया। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये एक सरफेस था, ये नॉर्मल थी, ये एक सरफेस है और ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये एंगल 90 और ये एंगल 90 होगा। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल R ये जो है ये भी हमारे पास 180 होगा, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 360। इसका मतलब पहला हमारे पास आ गया एंगल A प्लस एंगल R दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ये बात आ गई समझ में। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हम एक ट्राइंगल लेते हैं और ये ट्राइंगल है हमारा QRS। QRS में ये एंगल R1 है प्लस R2 और ये एंगल हो जाएगा R। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है। इसका मतलब हमारे पास ट्राइंगल कौन सा हो गया QRS। तो यहां पे हमारे पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस एंगल R दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए पहला इक्वेशन भी हमारा 180 डिग्री के बराबर है, दूसरा भी 180 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो एंगल R कट जाएगा। यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू एंगल A। ये रिजल्ट आया हमारे पास, इसको हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पे हम एक और काम करना चाहते हैं। ये रे हमारी देखिए इंसिडेंट वेव थी, ये ऐसे जाएगी, इसको ऐसे जाना था और फाइनली ये इस तरह से आ गई, इसको हम पीछे ले आते हैं। ठीक है। अब ये जो एंगल है देखिए, ये एंगल क्या हुआ, ओरिजिनल पाथ ये था, अपने पाथ से इस पाथ तक डेविएट हो गई। सो दिस एंगल इज नोन एज डेल्टा और डेल्टा को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? अब देखिए यहां पे हमारे पास ये एंगल कितना है, ये एंगल I है। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा, एंगल ये पूरा एंगल कितना होगा I होगा। और ये एंगल अगर हमें चाहिए, ये जो स्मॉल एंगल है, तो दिस एंगल इज I माइनस R1। ये एंगल हो जाएगा I माइनस R1। सिमिलरली यहां पे देखिए ये पूरा एंगल हमारे पास कितना है, ये पूरा एंगल E के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल अगर हमें चाहिए, ये एंगल आ जाएगा E माइनस R2। ये एंगल आ जाएगा E माइनस R2। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इस ट्राइंगल में अगर ये हम ट्राइंगल देखते हैं, ये हमारे पास Q है, ये पॉइंट S है, T, इस पॉइंट को हम M ले लेते हैं। तो ट्राइंगल Q S M में ये जो डेल्टा है दैट इज एक्सटीरियर एंगल और वो किसके इक्वल है, इसके सम और इसके सम के इक्वल है। इसका मतलब यहां से हमारे आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये एंगल कितना है I माइनस R1, I माइनस R1 प्लस ये एंगल कितना हो गया E माइनस R2। तो यहां पे आ जाएगा E माइनस R2, ये आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये हम लिख लेंगे। अब देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू हम एंगल A में चेंज कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस एंगल A, और यहां से रिजल्ट आ गया एंगल A प्लस डेल्टा दैट इज I प्लस E। ये हमारे पास
रिलेशन हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम कई बार यूज करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 4 हम बना लेते हैं। इसमें से कोई 3 चीज दी रहेगी और चौथी चीज आपको निकालनी होगी। अब देखिए यहां पे एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है, उस प्रिज्म को अलग से बना दे रहे हैं। ये हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर हमारा प्रिज्म बहुत पतला होगा, बहुत थिन होगा, तो यहां पे एक कंडीशन आती है कि ये जो डेविएशन है हमारा, ये कम से कम, इस डेविएशन को कम से कम होने के लिए हम यहां लिख रहे हैं फॉर डेल्टा मिनिमम, मिनिमम डेविएशन होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे ये जो आएगी, ठीक है, ये जो इनसाइड द प्रिज्म जाएगी तो ये बेस के पैरेलल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होगी हमारी डेल्टा मिनिमम की। और इस कंडीशन पे हमारे पास एक वैल्यू है कि I इज इक्वल टू E हो जाएगा जब डेल्टा मिनिमम होगा, और इस कंडीशन में हमारे पास R1 भी R2 के इक्वल हो जाएगा एंड R1 इज इक्वल टू R2, इसको हम R मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है डेल्टा मिनिमम की। तो अब हम डेल्टा मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा मिनिमम में देखिए हमारे पास डेल्टा मिनिमम को निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 3 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए R1 और R2 इक्वल हो गए और उनको हमने R दिया। इसका मतलब क्या रहेगा, R प्लस R इज इक्वल टू एंगल A। तो यहां से आ जाएगा R इज इक्वल टू एंगल A बाय, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास डेल्टा मिनिमम में I की वैल्यू क्या होती है, ये ध्यान दीजिए। इस इक्वेशन में I और E इक्वल हो गया, तो E की जगह हम I लिख लेना है। तो 2I इज इक्वल टू एंगल A प्लस डेल्टा। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू I 2I आएगा, तो ये आ गया एंगल A प्लस डेल्टा बाय 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास I की। ठीक है, अब हम यहां पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, ये होता है n21 दैट इज n2 अपॉन n1, और ये वैल्यू होती है sin I अपॉन sin R। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रिज्म है उस प्रिज्म को हम ये कंसीडर करते हैं कि वो बहुत थिन है। थिन है इसका मतलब डेल्टा वहां पे मिनिमम होगा और उस कंडीशंस के लिए हमारे ये एंगल्स बहुत छोटे होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I अपॉन R। अब देखिए n21 हमारे पास I अपॉन R के इक्विवेलेंट आ गया। अब हम I और R की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा n21 दैट इज I की वैल्यू है एंगल A प्लस डेल्टा, एंगल A प्लस डेल्टा होल अपॉन 2 अपॉन R की वैल्यू है एंगल A बाय 2, ये एंगल A बाय 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहां पे रिजल्ट आया n21 एंगल A दैट इज इक्वल टू एंगल A प्लस डेल्टा मिनिमम। ये डेल्टा मिनिमम है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से A को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में आएगा एंगल A, और इसमें से एंगल A कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एंगल A हमने कॉमन लिया, तो यहां पे बचा n21 माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जब हमारा प्रिज्म बहुत पतला होगा, ठीक है, तो वहां पे डेल्टा मिनिमम क्या होगा, बहुत कम होगा, लाइट रे बहुत कम डेविएट होगी वहां पे।
ठीक है, अब जरा इसको हम थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं। तो ग्राफ हम बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में जब ग्राफ हम बनाएंगे, यहां पे हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां पे हो गया डेल्टा। तो हमने ये देखा कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे डेल्टा की वैल्यू कम होती है। तो एंगल को बढ़ा रहे हैं, उसके बाद डेल्टा की वैल्यू ये कम हो गई यहां पे। तो ये वैल्यू जो आई पर्टिकुलर, इसको हम कहेंगे डेल्टा मिनिमम। इसके बाद हमने ये देखा कि जब एंगल ऑफ आई को हम फर्दर, जब डेल्टा मिनिमम रीच हो गया, उसके बाद अगर बढ़ाते हैं तो ये घटता नहीं है, इसकी जगह ये बढ़ रहा है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, और इस पर्टिकुलर आई पे हमें मिनिमम डेविएशन यहां पे मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा डेविएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला तो ये देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब हम बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा हमारा घट रहा है, उसके बाद एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू को रीच करता है और फर्दर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते हैं तो वो इंक्रीज करने लगता है। दूसरा हमारे पास ये है कि डेल्टा हमारा, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n अगर डिक्रीज होगा तो हमारा डेल्टा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये रिलेशन से क्लियर पता चल रहा है कि अगर हमारा डेविएशन कम होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम होगा। दो चीजें तो यहां पे आ गई। अब तीसरा ये डिपेंड कर रहा है कि ये हमारा डेल्टा डिपेंड कर रहा है एंगल ए पे, एंगल ऑफ ए पे। तो देखिए डेल्टा हमारा क्या है, डेल्टा कहां है रिलेशन, हाँ डेल्टा हमारा एंगल ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है। जितना एंगल ऑफ ए हमारा बढ़ेगा डेल्टा उतना ही घटेगा। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है विद वेवलेंथ। तो वेवलेंथ में एक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये व्हाइट लाइट यहां पे जा रही है, ये 7 कलर्स में यहां पे स्प्लिट हो जाती है, V I, और इस तरह से रेड ऊपर होता है। तो वेवलेंथ का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है और रेड का सबसे कम है, लेकिन रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, और वायलेट की सबसे कम है। तो वेवलेंथ और डेविएशन में क्या रिलेशन आया, जितना ज्यादा हमारा डेविएशन होगा उतना ही वेवलेंथ कम होगा। इसका मतलब वेवलेंथ के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब एक चीज और देखिए, हमने जो ग्लास स्लैब में एक्सपेरिमेंट किया था उसमें डिस्कस किया था कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और इमर्जेंट रे होती है वो दोनों पैरेलल होती है। इसलिए पैरेलल होती है क्योंकि वहां पे जो दो रिफ्रैक्टेड सरफेस है हमारे, एक पहला ये हो गया, दूसरा नीचे, दोनों पैरेलल है, इसलिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती है। यहां पे जो पहला रिफ्रैक्टेड सरफेस है और सेकंड रिफ्रैक्टेड सरफेस है, दे आर एट सर्टेन एंगल, ये किसी एंगल पे है, इंक्लाइंड है, इसलिए यहां पे दोनों सरफेस पैरेलल नहीं है। इस वजह से हमारे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हो गई प्रिज्म के बारे में।